हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो फर्स्ट इसको डिस्कवर्ड किया था फ्रेडरिक फिशर साहब ने। किसके अंदर डिस्कवर किया था? पस सेल्स के अंदर। और पस सेल्स का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है बच्चों? ल्यूकोसाइट्स। देखो, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर nucleic acids are polymer of polymer of nucleotides। ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को और हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। देखो, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है या फिर इसी को न्यूक्लिक एसिड का क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है। एक होता है हमारा राइबोन्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक और एक होता है हमारा डीऑक्सीराइबो इसको डीएनए बोलते हैं। और राइबोन्यूक्लिक को क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो दो तरह का होता है न्यूक्लिक एसिड। एक कौन सा? राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरएनए बोलते हैं। और एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम बात करते हैं किसके बारे में? न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि आखिर न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। जैसे न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। वैसे ही न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोसाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड से। तो क्या बोलेंगे हम? मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। देखेंगे हम न्यूक्लियोसाइड्स भी क्या होता है। मोनोमेरिक यूनिट है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। किसका? मोनोमेरिक यूनिट ऑफ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। और क्या है? देखो, जो दो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो एक दूसरे से फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो क्या बोलेंगे? फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। आगे हम देखेंगे कि कैसे इनका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देखो, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, इसमें तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट होते हैं? तीन कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा होता है नाइट्रोजिनस बेस। क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस। अगर आपने ट्वेल्थ में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। और क्या होता है? एक 5 कार्बन का सुगर होता है। 5 कार्बन का क्या होता है? सुगर होता है। और एक फॉस्फेट आयन होता है। क्या होता है? एन आयन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। तो न्यूक्लियोटाइड के कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट। एक नाइट्रोजनस बेस, एक 5 कार्बन का सुगर, और एक आयन किसका? फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस किसको बोलते हैं? वैसे जिनके अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? नाइट्रोजनस बेस के बारे में। इसके बारे में नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं। ये अगर अभी आप यहाँ पे समझ लोगे तो आपको बीएससी से लेकर के एमएससी और पीएचडी में भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें होती हैं हर क्लासेस में। नाइट्रोजनस बेस में क्या है? सबसे पहला क्वालिटी क्या है इसका कि ये हेटेरोसाइक्लिक होता है। कैसा होता है? हेटेरोसाइक्लिक होता है। प्लेनर होता है। कैसा होता है? प्लेनर होता है। और वाटर इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? वाटर इनसॉल्युबल। तो पहले बात तो ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है हमें, क्या कि नाइट्रोजनस बेस कैसे होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, और वाटर इनसॉल्युबल। और क्या? ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? एरोमेटिक
मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैसे इनको हमने हेट्रोसाइक्लिक बोला है, क्या ये वाटर इनसॉल्युबल है भी या नहीं है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स क्यों बोला है, आगे जब हम अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें हम इसकी बातें कर रहे होंगे। अब ये जो नाइट्रोजन बेस है ना, ये भी दो तरह का होता है। ये नाइट्रोजन बेस भी कितने तरह का होता है बच्चों? दो तरह का होता है। एक होता है प्यूरिन्स, एक को क्या बोलते हैं? प्यूरिन्स, और एक को बोलते हैं पिरिमिडिन्स। एक प्यूरिन्स और एक है क्या? पिरिमिडिन्स। अब फिर से हम इस पे सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्यूरिन की बात करेंगे। प्यूरिन में इसका स्ट्रक्चर हम सब देखने वाले हैं। तो चलो मैं इसको स्ट्रक्चर बनाता हूँ किसका? प्यूरिन्स का। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्यूरिन्स। प्यूरिन्स पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो भी देखेंगे। प्यूरिन्स का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो अगर स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोला था। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ये रहा एक कार्बन, और इसके साथ में एक का क्या होगा यहाँ पर? नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन। अरे यार क्या होगा यहाँ पर? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन जुड़ा होगा एक कार्बन से, फिर ये कार्बन जुड़ा होगा किससे? नाइट्रोजन से। ये वाला कार्बन किससे जुड़ा होगा? एक दूसरे कार्बन से। ये कार्बन फिर किसके साथ जुड़ा होगा? एक और कार्बन से। और ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से। हमने बोला था कि ये हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलते हैं? कि वैसे स्ट्रक्चर, सर्कल स्ट्रक्चर जिसमें कि एक से ज्यादा कंपाउंड, मतलब एक से ज्यादा एटम्स हो अलग अलग। देखो यहाँ पर कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, इसलिए ये क्या होगा? हेटेरोसाइक्लिक होगा। और क्या बोला था हमने? कि ये प्लेनर भी होता है। ये कार्बन एक नाइट्रोजन इधर जुड़ेगा और ये दोनों कार्बन से जुड़ जाएंगे ये डबल बॉन्ड से। ठीक है, यहाँ पर भी होता है डबल बॉन्ड। चलो हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे होता है? देखो, ये होता है हमारा 1 नंबर, ये होता है 2 नंबर, ये होता है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 7, ये 8 और ये 9। तो प्यूरिन्स के अंदर देखो तुम क्या देख रहे हो। सबसे मजे की बात क्या है कि यहाँ पर 6 नंबर कार्बन पर जुड़ा होता है एक अमाइन ग्रुप। कौन सा जुड़ा होता है? एक अमाइन ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बनाया हमने? प्यूरिन्स का। और प्यूरिन्स में भी किसका? एडेनिन का। किसका? एडेनिन का। तो एडेनिन के बारे में तुम्हें क्या याद रखना है? कि 6 नंबर का जो कार्बन होता है उस पर एक अमाइन ग्रुप लगा होता है। 6 नंबर का जो कार्बन होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है? एक अमाइन ग्रुप लगा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडेनिन बोलते हैं। और प्यूरिन का एग्जाम्पल क्या होता है? ग्वानीन। प्यूरिन का एग्जाम्पल क्या है? एक ग्वानीन। क्या है? एक ग्वानीन। देखो, एक का स्ट्रक्चर याद रख लोगे तो दूसरा स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अगर मैं ग्वानीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो सब चीज ऐसे ही चलेगा। ये सी डबल बॉन्ड, एन से सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, फिर ये जो एन था एक कार्बन से जुड़ेगा, फिर ये कार्बन किससे जुड़ेगा? एक नाइट्रोजन से। फिर ये कार्बन किससे जुड़ा था? कार्बन से। यहाँ भी जुड़ जाएगा कार्बन से। ये नाइट्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है? वहाँ पर नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन वो किसके साथ जुड़ा है? डबल बॉन्ड से, एक कार्बन के साथ। और फिर ये भी कार्बन किसके साथ? नाइट्रोजन। और फिर ये भी CH के साथ जुड़ गया। ठीक है, अंतर देखो कहां पर आएगा। एडेनिन के अंदर 6 नंबर कार्बन पर एक अमाइन ग्रुप था, लेकिन ग्वानीन के अंदर उस 6 नंबर कार्बन पर एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप। यहां पर भी हम नंबरिंग करते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहां पर क्या देखा हमने कि 6 नंबर कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप। और 2 नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है? अमाइन ग्रुप। 2 नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? 2 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट होता है, 2 नंबर कार्बन पे प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा? अमाइन ग्रुप। 2 नंबर कार्बन पर क्या है? अमाइन ग्रुप। तो अंतर क्या है कि प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर सिंपल सा है, उसमें एडेनिन में क्या होता है कि 2 नंबर कार्बन पर क्या होता है? हाइड्रोजन। और 6 नंबर कार्बन पर अमाइन ग्रुप। 6 नंबर कार्बन पे अमाइन ग्रुप और 2 नंबर कार्बन पे क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं ग्वानीन की, तो उसमें 2 नंबर कार्बन पर होता है एक अमाइन ग्रुप। 2 नंबर कार्बन पे क्या होता है? एक अमाइन ग्रुप। और 6 नंबर कार्बन पर क्या होता है? एक कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर,
एडेनिन का भी और ग्वानिन का भी पूछा जाता है। डिफरेंस बताओ एडेनिन और ग्वानिन में स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो आप बता दोगे। देखो यहां से पता चल रहा है आपको कि ये हेट्रोसाइक्लिक है और क्या एरोमेटिक भी है। ठीक है, रेजोनेंस आपको दिख रहा होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रेजोनेंस, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या है, ये रेजोनेंस। ठीक है, तो दो प्यूरिन पाए जाते हैं, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन, बोथ डीएनए और आरएनए में। किसमें, बोथ डीएनए और आरएनए में ये दोनों प्यूरिन पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या क्या है, एडेनिन एंड ग्वानिन। देखो नाम लिखते हैं हम एडेनिन का, एडेनिन का नाम क्या दे सकते हो, 6 नंबर कार्बन पर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाम क्या दे देंगे, 6 अमाइनो प्यूरिन। नाम क्या दे दिया, 6 अमाइनो प्यूरिन। क्यों, क्योंकि 6 नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट था, अमाइन ग्रुप। वैसे ही ग्वानिन को भी हम नाम दे सकते हैं, ग्वानिन का नाम क्या देंगे बच्चों, ग्वानिन का नाम क्या दोगे, देखो 2 नंबर कार्बन पे तो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है और 6 नंबर कार्बन पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका नाम हम देंगे क्या, 6 ऑक्सी। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सी, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। तो कॉमन नेम के साथ साथ इनका केमिकल नेम भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब बात करेंगे हम pyridine के बारे में। तो आप लोग ऐसे करते हैं, इसमें भी वही निकलेगा कि पहले उसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, pyrimidines के बारे में बात करते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ pyrimidines का। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता हूँ pyrimidine का। देखो ये रहा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ेगा क्या बच्चों, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ रहा था, कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ रहा था, एक नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ रहा था, ये कार्बन किससे जुड़ रहा था, एक कार्बन से, और ये वाले डबल बॉन्ड आते थे। ठीक है, इस कार्बन के पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास लग जाएगा एक कार्बोनिल ग्रुप, और इस नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं, इस कार्बन के साथ लग जाएगा एक अमाइन ग्रुप। देखो ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि ग्वानिन में था, ग्वानिन में होता क्या था कि इस 2 नंबर कार्बन पे क्या होता था बच्चों, अमाइन ग्रुप, और 3 नंबर कार्बन पे क्या होता था, कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन इसमें नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, नहीं था, अब ये हमारा बन चुका है क्या, यूरासिल। अब हमारा ये क्या बन चुका है, यूरासिल। यूरासिल में 2 नंबर कार्बन पे भी कार्बन होगा, और 4 नंबर कार्बन पे क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर याद रखना ही पड़ेगा, स्ट्रक्चर याद रखना ही पड़ेगा। यूरासिल केमिकल नेम क्या है, देखो 2 नंबर पे क्या है, ऑक्सी ग्रुप है, 4 नंबर पे भी ऑक्सी ग्रुप है, तो नाम
क्या है कि नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, पांचवें नंबर पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। लेकिन जब हम थायमिन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम थायमिन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो होता है कि पांचवें नंबर पे कार्बन पे कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है, कार्बन ये यहाँ लगा, ये कार्बन पे डबल, ये हमारा कार्बन है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, ये पांच नंबर कार्बन होता है, इसमें फोर डाईऑक्सी 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन। लिखना बहुत आसान है। 5 मिथाइल क्यों, क्योंकि 5 नंबर पे क्या लगा है बच्चों, यहाँ पर मिथाइल लगा है, 4 नंबर कार्बन पे और 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा है, ऑक्सी ग्रुप, इसीलिए हमने नाम क्या दिया थायमीन का, 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन। देखो जो दो मेजर पिरामिडीन बेस्ड डीएनए में पाए जाते हैं, जो डीएनए में पिरामिडीन पाया जाता है उसका नाम क्या क्या है, साइटोसिन और थायमीन। क्या, साइटोसिन और थायमीन। लेकिन जो आरएनए में पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, साइटोसिन और यूरासिल। तो याद रखना है कि ये जो यूरासिल होता है ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे आरएनए के अंदर। ठीक है, तो हमने बात कर लिया किसका, नाइट्रोजनस बेसिस का बात कर लिया है। याद करो कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलकर बना हुआ था, एक क्या, एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा क्या शुगर, और तीसरा क्या फॉस्फेट आयन, किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। तो चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत किसके बारे में, शुगर के बारे में। किसके बारे में, शुगर के बारे में। देखो दो तरह का शुगर होता है, जैसे राइबोन्यूक्लिक एसिड है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोज शुगर। आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, राइबोज शुगर। कौन सा शुगर, राइबोज शुगर। और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये भी शुगर है और ये भी शुगर है। ठीक है, राइबोज शुगर की बात करें अगर हम, किसकी बात करें, राइबोज शुगर की अगर हम बात करते हैं तो ये पहली बात तो आरएनए में पाया जाता है, इतना तो याद रहेगा, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू में यहीं से बनते हैं। आरएनए में पाया जाता है, और खास बात क्या है इसका कि यह एक 5 कार्बन का क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है। 5 कार्बन का मोनोसेकेराइड होता है, और इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, विथ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच कार्बन एटम। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच कार्बन एटम। अभी एक डायग्राम बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों बोला हमने। ठीक है, जैसे चलो आपके दिमाग में आ रहा होगा डाउट, कैसे सर, तो देखो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये देखो स्ट्रक्चर आ रहा है बहुत ही खूबसूरत, ये रहा। अभी हर कार्बन पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हर कार्बन पे दिखाऊंगा बच्चों। ये OH, ये OH, ये H, CH2 OH। ठीक है, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी H। देखो हर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, हर कार्बन के ऊपर। नामकरण कर देते हैं इसका, चलो नामकरण भी कर देते हैं और बता ही देते हैं। इसका नाम हो जाएगा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश। हमने क्या बोला कि राइबोज 5 कार्बन का एक मोनोसेकेराइड है, तो चलो यहाँ पे 5 कार्बन भी हमें दिख गए। मैंने क्या बोला, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। देखो प्रेजेंट है कि नहीं, इस कार्बन पे भी प्रेजेंट है, इस कार्बन पे भी प्रेजेंट है, इस कार्बन पे भी प्रेजेंट है, और इस कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसको ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना मैंने, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइबोज का है, डी राइबोज का। किसका है,
डी राइबोज का, और उसमें से भी बीटा डी राइबोज का है। किसका? बीटा डी राइबोज का। बीटा किसको बोलते हैं? लिंकेज जिसमें 1,4 लिंकेज हो। कौन सा लिंकेज हो? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अच्छे से बोलो तो 1,4 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं बीटा स्ट्रक्चर। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो किसका बनाया है? किसका बनाया है? बनाया है मैंने राइबोज का। ठीक है। वैसे ही अगर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें, वैसे अगर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें, किसका? डीऑक्सीराइबोज का। देखो मैं सबका स्ट्रक्चर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के साथ साथ उनका केमिकल नेम भी। तो अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा तो केमिकल नेम देख के लिख सकते हो, या फिर केमिकल नेम अगर याद रहा तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में पाया जाएगा यार? डीएनए में। फाउंड इन कहाँ? डीएनए में। और क्या? ये भी एक 5 कार्बन का मोनोसेकेराइड होता है। ये भी एक 5 कार्बन का मोनोसेकेराइड होता है। 5 कार्बन का मोनोसेकेराइड होता है, जिसमें कि 2 नंबर वाले कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता है। 2 नंबर वाले कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन 1 ऑक्सीजन एट सेकेंड पोजीशन। 2 नंबर कार्बन पे क्या है? इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक। अब देखो, ये जो शुगर हमने पढ़ा और इसके पहले नाइट्रोजनस बेस पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? शुगर पढ़ा था और नाइट्रोजनस बेस पढ़ा था। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ज्वाइन टू फॉर्म क्या बनाते हैं बच्चों? न्यूक्लियो साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन देम इज नॉन एज बच्चों, बॉन्ड बिटवीन देम इज नॉन एज क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जो शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है जो कि मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, और ये न्यूक्लियोसाइड फर्दर एक साथ मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक साथ में क्या बना रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? तो हम क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं कि कैसे बेस और शुगर अटैच होते हैं, तो कुछ इस प्रकार से अटैच होते हैं। मैं आपको दिखाऊं, अगर ये हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये स्ट्रक्चर ऐसे था, कुछ ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था कुछ ऐसे। ठीक है। यहाँ पर क्या था? OH था, यहाँ पर भी OH था, यहाँ पर क्या था? CH2OH था, यहाँ पर भी क्या था? OH था। देखो ये जो होता है ना कार्बन, यहाँ पर अटैच होता है वो रिंग। जैसे कि मैं बनाऊं किसी बेस का, तो बेस का कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो ये यहाँ पर आकर के जुड़ते हैं। ये कैसे? यहाँ पर आकर के जुड़ते हैं, और ये फ्रीली होते हैं रोटेट करने के लिए। ये आराम से रोटेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है नहीं कि बॉन्ड इनका रोटेशन जो रेस्ट्रिक्ट होगा। तो ये रोटेट कर पाते हैं, इसीलिए इनका कन्फर्मेशन भी चेंज होता है बच्चों। ये रोटेट कर पा रहे हैं इसीलिए इनका कन्फर्मेशन भी चेंज होता है। तो कन्फर्मेशन चेंज होता है तो ये अलग अलग कॉन्फर्मेशन में हो सकते हैं। जेड वाले में, ई वाले में, ऐसे बहुत सारे हैं, डेक्स्ट्रो, लीवो। ठीक है। तो इनका कन्फर्मेशन भी चेंज हो सकता है। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है? किसी प्यूरिन का। किसका? किसी प्यूरिन का। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा? न्यूक्लिक एसिड के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, शुगर्स के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड के बारे में। ठीक है। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।